जय हिंद। आज द हिंदू के प्रमुख खबरों की हम चर्चा करते हैं। देखिए, एग्जाम्स में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं से उठाया जाता है जो खबरें परमानेंट चर्चा में, मतलब कई बार रिपीट होती रहती हैं। जैसे कि वर्तमान समय में इलेक्टोरल जो बॉन्ड होता है, चुनावी बॉन्ड जो होता है, इस पे बहुत ज़्यादा मुद्दा गर्म है, तो ये सब चीज़ें उठाई जाती हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लगभग 90% उम्मीद रहते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला ये बात है, पाकिस्तान में शरणार्थी संकट, जो रेफ्यूजी सिस्टम होता है वो पाकिस्तान में शरणार्थी संकट। देखिए यहाँ से एक चीज, एक मुहावरा आपने सुना होगा कि दूसरे का कुत्ता कुत्ता और अपना कुत्ता टॉमी, वही हाल है पाकिस्तान के साथ। समझाते हैं कैसे वो हाल है। देखिए जब से अफगानिस्तान, देखिए भारत जो है पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान से सटे सीमा से है, पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, तो जब अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है, अफगानिस्तान के लोगों का शोषण कर रही है, वहां पे बहुत सारे पाबंदी लगा दिए गए हैं। इसके बाद से क्या हो रहा है, अफगानिस्तान से लोग भाग करके पाकिस्तान में आ रहे हैं। ठीक है, तो शरणार्थी आप जानते हैं क्या होता है, अगर किसी देश में क्या होता है, कोई क्राइसिस होता है, कोई संकट होता है, युद्ध होता है, तो उस देश से लोग, जो सटा हुआ देश होता है उसमें भाग करके जाते हैं और उस देश में रहने लगते हैं। उन्हीं को शरणार्थी कहा जाता है, रेफ्यूजी कहा जाता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में भाग के आ रहे हैं। ठीक है, तो वही जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जब भाग के आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो टेरर संगठन है, आतंकवादी जो संगठन है, अब उनको नहीं कहीं मिलता है व्यवस्था कहीं बम फोड़ने के लिए, तो अपने ही वहां बम फोड़ देते हैं सब पाकिस्तानी। तो अपने वहां जब बम फोड़ते हैं तब उन चीजों को छिपाने के लिए पाकिस्तान ये कह रहा है, भैया जो अफगानिस्तान से जो लोग आए हुए हैं शरणार्थी के रूप में, यही सब क्या कर रहे हैं, हमारे वहां के बम फोड़ रहे हैं सब। पाकिस्तान ये कह रहा है। पाकिस्तान का कहने का मतलब ये है, देखिए टेरर दो टाइप का होता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि टेरर दो टाइप का होता है, मतलब आतंकवाद दो टाइप का, एक अच्छा आतंकवाद होता है, एक बुरा आतंकवाद होता है। अच्छा आतंकवाद मतलब जो दूसरे को देश में जाकर के मारे, ठीक है, वो मतलब वो अच्छा आतंकवाद है। अगर पाकिस्तानी अपने आतंकवादियों को भेज करके भारत में ब्लास्ट करवाता है तो पाकिस्तान के अनुसार ये अच्छा आतंकवाद है, गुड टेररिस्ट। लेकिन वही टेररिस्ट जब वहां पे बम ब्लास्ट करते हैं तो ये बैड टेरर कहता है। कौन कहता है? पाकिस्तान कहता है। पूरा मसला समझते हैं क्या है। देखिए वर्तमान समय में पाकिस्तान में 13 लाख से 17 लाख शरणार्थी जो अफगानिस्तान के हैं आकर के बसे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान में, इसलिए नहीं, पाकिस्तान की खूबी है कि पाकिस्तान के अगर उन लोगों को नहीं कहीं दूसरा देश मिलता है बम फोड़ने के लिए तो अपने ही वहां फोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ, पहले अफगानिस्तान की जो पूरा परिदृश्य समझ लेते हैं। देखिए 1990 के पहले अफगानिस्तान जो था, अफगानिस्तान पर यूएसएसआर का राज था। यूएसएसआर वर्तमान समय में जो टूट करके रसिया बना हुआ है, ठीक है, यूएसएसआर का राज था, मतलब अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल यूएसएसआर का था। ठीक है, उसके बाद अमेरिका का उसमें दखल हुआ। जब यूएसएसआर टूटा 1990 में, 90 के बाद जब यूएसएसआर टूटा तो वहां पे जो पूरी कंट्रोलिंग हो गई अमेरिका की हो गई, पूरी कंट्रोलिंग अमेरिका की हो गई। उसके बाद 90 के बाद जब यूएसए उस पर कंट्रोल करने लगा तो वहां पे क्या हो गया, फिर जो है तालिबान की सरकार आ गई। वहां पे तालिबान की सरकार थी। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में बहुत तीव्र गति से आतंकवादी घटना हो रहा था। भारत बार बार कह रहा था यूएनओ में जाकर के कि भैया देखिए हमारे वहां आतंकवाद बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसका पूरा श्रेय पाकिस्तान को जाता है, अफगानिस्तान को जाता है। लेकिन अमेरिका सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आतंकवाद होता क्या ये जानता ही नहीं था। लेकिन जब क्या हुआ, जब 2001 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में जब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के ऑफिस पे ही आतंकवादियों ने क्या कर दिया, ले आके सीधे जहाज ही उसी में घुसा दिया। लगभग 3000 लोग अमेरिका के मारे गए। तब अमेरिका को पता चला यार आतंकवाद इतना खतरनाक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2001 के बाद अमेरिका ने क्या किया, तालिबान में, अफगानिस्तान में अपनी सैनिक भेजी और तालिबान को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, उसको जड़ से समाप्त करना स्टार्ट किया।
तथा लास्ट में तोड़ते तोड़ते उन लोगों को लेकर गया और समाप्त नहीं कर पाया। फिर 2023 में तालिबान की सरकार आ गई, ठीक है ना। फिर 2023 में तालिबान की सरकार आ गई और इनको 2023 में क्या कर दिया, अमेरिका ने छोड़ दिया। वहां पे क्या कर रहे हैं, ये शोषण कर रहे हैं लोगों का, उनको बाउंड कर रहे हैं कि तुम्हें मतलब मुंह खोल करके नहीं जाना है, औरतों को पढ़ाई नहीं करना है, कई तरह का प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसके वजह से वहां के लोग जो हैं भाग करके पाकिस्तान में आ रहे हैं। और पाकिस्तान में जब आ रहे हैं तो वहां पे शरणार्थी संकट की समस्या आ रही है। इसलिए जब वहां पे वहीं के लोग जब बम ब्लास्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो रेफ्यूजी आए हुए हैं अफगानिस्तान से, जो शरणार्थी लोग आए हुए हैं, यही क्या कर रहे हैं, हमारे वहां ब्लास्ट कर रहे हैं। ये रहा टोटल आपका पूरा मुद्दा। दूसरा न्यूज है, देखिए 2+2 वार्ता। देखिए 2+2 वार्ता जो होता है अमेरिका और भारत के बीच में होता है। 2+2 जो एक वार्ता है वो अमेरिका और भारत में, इसमें होता क्या है, जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं, और भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों की क्या होती है, बैठक होती है, मीटिंग होती है। तो भारत में 2+2 वार्ता होने वाला है। देखिए अमेरिका के, भारत के विदेश मंत्री प्लस रक्षा मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री प्लस 2 विदेश, मतलब 2 हो गया, +2 रक्षा मंत्री, 2+2 हो गया, ठीक है। ये कौन सी बैठक है, ये 5वीं बैठक है। कौन सी बैठक है, 5वीं बैठक है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, इसमें चर्चा क्या होने वाली है। पहली चर्चा इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पे चर्चा होगी कि किस तरह से उसको शांत करवाया जाए, किस तरह से उसको समाप्त कराया। दूसरा चर्चा क्या होगा, जो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसके बारे में चर्चा होगी। तीसरा चर्चा क्या होगा, वर्ल्ड बैंक और IMF में किस तरह का सुधार किया जाए, इसके बारे में चर्चा होगा। चौथा होगा भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद है, कनाडा में एक नागरिक मारा गया था, कनाडा का एक नागरिक मारा गया, जिसमें कनाडा ने कहा कि इसमें इसके मृत्यु में भारत का हाथ है। इसमें बहुत बड़ा ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है, इसके बारे में क्या करेगा, बात करेगा। चौथा बात ये है कि मालदीव में क्या हुआ है, सरकार चेंज हुई है। जब सरकार चेंज हुई है तो जो अगले राष्ट्रपति बन रहे हैं इनका झुकाव चीन की तरफ है। जब चीन की तरफ इनका झुकाव है तो इनके वहां चीन क्या करेगा, आएगा, इनके वहां से आकर के भारत की बहुत अच्छी तरह से निगरानी करेगा। इससे भारत को क्या होगा, बहुत ही भारत को बैकिंग, मतलब बैक जा सकता है भारत को सामरिक रूप से क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है इससे, ठीक है। ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है भारत भूटान संबंध के बारे में, भारत भूटान संबंध के बारे में। देखिए यहां पे क्या है, जो भूटान के किंग हैं, भूटान के जो किंग हैं ये भारत के लिए क्या कर रहे हैं, 8 दिन के लिए यात्रा पर आ रहे हैं। 8 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं भारत में। 8 दिवसीय, जो भूटान के जो राजा हैं भारत में 8 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, वो भारत के विदेश मंत्री से मिलेंगे, प्लस विदेश मंत्री से प्लस PM से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। किन से मिलेंगे, PM से मिलेंगे और विदेश मंत्री से मिलेंगे। देखिए ये है आपका इंडिया, ठीक है। देखिए मैप क्लियर नहीं बन पा रहा है, मतलब जो भी बना एक समझाने के पर्पस से बस बना रहे हैं हम आपको। देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये भूटान है। ये क्या है, भूटान है। यही जो है भूटान है। इसके बाद क्या है, देखिए भूटान की जो सीमा होती है ये भारत से लगती है और चाइना से लगती है। भूटान की जो सीमा है क्या कहां से लगती है, भारत से लगती है और चीन से लगती है। देखिए क्या होता है, वर्तमान में क्या कर रहा है, अब भारत के लिए जो भूटान का महत्व है वो चीज जानते हैं क्या होता है। तो भारत के लिए भूटान का महत्व, भारत के लिए भूटान का महत्व,
देखिए पहली बात तो ये है सामरिक महत्व। सामरिक महत्व मतलब रक्षा की दृष्टि से सामरिक महत्व क्या है? देखिए जो भूटान होता है, जैसे पहली बात तो ये जान लीजिए चीन में और भारत में 36 का आंकड़ा है। 36 मतलब टेंशन है, तनाव है। अब मान लीजिए ये भारत है, ये बीच में जो है भूटान पड़ जा रहा है, अब ये क्या पड़ जा रहा है? चीन पड़ जा रहा है। मतलब जब दो दुश्मन हो, मान लीजिए ए और बी दो दुश्मन है, और बीच में कोई एक व्यक्ति आ जाता है, तो इस व्यक्ति को कहा जाएगा बफर स्टेट। बफर का काम कर रहा है ये। इसी तरह से जो भूटान है, भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम करता है। बफर स्टेट का काम करता है। बफर स्टेट का काम, बफर स्टेट का मतलब दोनों दुश्मन है, भारत और चीन, बीच में ये आ जा रहा है, ठीक है। तो इनकी जो दुश्मनी है थोड़ा सा कम नहीं होगी, लेकिन इनका जो तनाव है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बीच में क्या कर दे रहा है? ये आ जा रहा है। दो मान लीजिए झगड़ालू व्यक्ति है, बीच में कोई व्यक्ति आ जाएगा, झगड़ा तो थोड़ा कम हो जाएगी। ये बफर स्टेट का काम करता है। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है चाइना, जैसे मान लीजिए ये भारत है, यहां पे जो है चाइना भूटान में आने का प्रयास कर रहा है। चाइना भूटान में आने का प्रयास कर रहा है। जब चाइना भूटान में आ जाएगा तो भूटान से ये भारत के सभी क्षेत्रों पर ही आसानी से नजर रखते गए। सिंपल में समझ लीजिए, आपके दूर का कोई दुश्मन आपके घर के पड़ोस में आके बस जाए और आप पर क्या करे? नजर रखे। यही सेम काम है। मतलब चाइना क्या करने का प्रयास कर रहा है? भूटान में आकर के वहां पे जम करके भारत के ऊपर निगरानी रखने का प्रयास कर रहा है, जो कि भारत बिल्कुल नहीं चाहता है, ठीक है। इसीलिए जब भूटान में डोकलाम का जो मुद्दा हुआ था, चाइना के आर्मी उसको अपनाना चाह रहे थे, डोकलाम को एंट्री कर रहे थे, घुस रहे थे, तो भारत ने अपनी सैनिक भेज करके, सेना भेज करके क्या किया? उनको कंट्रोल किया था, ठीक है। क्योंकि भारत ये चाहता है कि जो चाइना है भूटान में न आए, ठीक है। दूसरा महत्व तो ये जान लीजिए, भारत जो है भूटान को अवसंरचनात्मक सुविधा मतलब स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। भूटान में बहुत सारा स्ट्रक्चर, जैसे बांध बना रहा है, इलेक्ट्रिक फैकल्टी मतलब बिजली उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरह का बांध बना रहा है। कई तरह की चीजें वहां पे बनाई जा रही है, ठीक है, भारत के द्वारा। देखिए आर्थिक महत्व क्या है? जो भूटान है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जो भूटान है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके बाद सांस्कृतिक संबंध में ये देख लेते हैं कि भारत में जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई है और भूटान में सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है ना। ये सांस्कृतिक संबंध हो गए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चुनौतियां क्या आ रही हैं। चुनौतियां क्या आ रही हैं? देखिए अगर चाइना भूटान में आया, तो चाइना अगर भूटान में आएगा तो भारत पर पूर्णतः अच्छी तरह से नजर रखेगा ये। जब भारत मान लीजिए चाइना भूटान से रिश्ता भी अच्छा करेगा, तो जितने भी भारत ने भूटान में अवसंरचनात्मक विकास किया, बांध बनवाया, डैम वगैरह जो भी बनवाया है, उसको क्या करेगा? कैंसिल करवा देगा। उसके बाद भारत का बहुत सारा लॉस होगा। उसके बाद सीधे सीधे भारत पे प्रत्यक्ष खतरा मंडराता दिखेगा, क्योंकि जो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उनसे संपर्क करने के लिए जो चिकन नेक्स है, पतला ये है 40-45 किलोमीटर का जो चौड़ा रास्ता है, इसको चाइना क्या कर सकता है? कवर कर सकता है, लेकिन इतना आसान ये नहीं है, ठीक है। ये रहा चाइना और भारत और भूटान का संबंध। देखिए उसके बाद एक चीज और देखते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड क्या होता है? ये बार बार चर्चा में आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड इसको कहते हैं, चुनावी बॉन्ड इसको कहते हैं।
ये बार बार चर्चा में आ रहा है, तो इससे उम्मीद किया जा सकता है कि क्वेश्चन उठा सकता है यूपीएससी में। देखिए क्या होता है, इसको ऑलरेडी हमने आपको एक पिछले क्लास में बता दिया, लेकिन सबसे पहले चुनावी बॉन्ड की जो अवधारणा है 2017 में आई थी। 2017 में किनके द्वारा आई थी? वित्त मंत्री उस समय थे अरुण जेटली। अरुण जेटली थे, क्या थे? वित्त मंत्री थे। अरुण जेटली जो थे वित्त मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा ये धारणा लाई गई थी। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 2017 में धन विधेयक के तौर पर लाया गया था। धन विधेयक के तौर पर लाया गया था। धन विधेयक के तौर पर लाया गया था। मतलब धन विधेयक के तौर पे लाने का मतलब ये है कि लोकसभा से इसका संबंध है, लेकिन राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? धन विधेयक के तौर पर लाया गया था। देखिए ये होता क्या है, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे अगर उसको चुनाव लड़ना है तो उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो पैसे क्या करती है, जो आम लोग होते हैं, आम लोग तो नहीं देते हैं फिलहाल, लेकिन जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं। उनको पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं, जिसे चंदा हम कहते हैं, पैसा देते हैं। तो वो पैसा पहले तो कैश में दे देते थे लोग, कैश में मतलब अनगिनत पैसा दे देते थे लोग, जिससे क्या होता था, चुनावी प्रक्रिया में बहुत तीव्र गति से भ्रष्टाचार होता था। जब चुनावी प्रक्रिया में तीव्र गति से भ्रष्टाचार होने लगा, तब जाके चुनावी बॉन्ड की अवधारणा लाई गई। चुनावी बॉन्ड के तहत अब देखिए, पहली बात तो अब कैश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी व्यापारी 2000 से ज्यादा रुपया नहीं दे सकता। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मात्र 2000 रुपया दे सकते हैं। ठीक है, कैश में। दूसरी बात, अगर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से देना है तो आप 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपया तक दे सकते हैं। इसके मतलब कोई यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है कि कोई व्यापारी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा दे देगा। इसमें क्या होता है, देखिए आप मान लीजिए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पैसा देना है। मान लीजिए अडानी जी हैं, उनको पैसा देना है मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो क्या करेंगे, एसबीआई के पास जाएंगे। ये जारी कौन करता है? ओनली एसबीआई करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के पास जाएंगे, पैसा जमा करेंगे। वहां पे इलेक्टोरल एक बॉन्ड देगी, एक कागज देगी। कौन देगी? एसबीआई। उस पे जितना पैसा जमा करेंगे, ये मान लीजिए 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, तो उस पे 1 लाख रुपया मुद्रित रहेगा उस कागज पे। और ये कागज ले आके क्या कर देंगे, मोदी जी को दे देंगे। मोदी जी 15 दिन के अंदर क्या करेंगे, उस कागज को ले आके बैंक में जमा करके और उस पैसे को क्या कर लेंगे, ये कैश करवा लेंगे। 15 दिन के बाद ये कागज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद इस पे प्रतिबंध कौन कौन सी पार्टी, ऐसी पार्टी को दिया जा सकता है जो रजिस्टर्ड हो। ऐसी पार्टी को दिया जा सकता है जो पार्टी रजिस्टर्ड हो। ऐसी पार्टी को दिया जा सकता है जो पार्टी पिछले आम चुनाव में कम से कम कुल मत का 1% मत पाई हो। ऐसी पार्टी को दिया जा सकता है। अब दूसरा मैटर ये आता है, देखिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जितना भी समझा रहे हैं। दूसरा चीज ये आता है कि जो चुनावी बॉन्ड दिया जाता है, इसको ओपन क्यों नहीं किया जाता, इसको बताया क्यों नहीं जाता है कि जो अडानी साहब हैं, ये मोदी जी को कितने का बॉन्ड दिए हैं, कितने लाख करोड़ का, कितने हजार करोड़ का जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, कितने का दिए हैं, ये ओपन नहीं किया जाता है। ये गुप्त रखा जाता है। ठीक है, क्यों गुप्त रखा जाता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भाई ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध आर्टिकल 19 के क्या करता है, उल्लंघन करता है। क्योंकि जनता जानना चाहती है कि भाई मोदी जी ने अडानी जी से कितना पैसा लिया। ठीक है, ये तो जायज सी बात है, जब अडानी जी से पैसा लिए हैं तो अडानी जी के लायक ही पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे अडानी जी को उनके व्यापार में लाभ हो। नॉर्मल सी बात है।
लेकिन जनता इस चीज को जानना चाहती है। तो जनता के क्यों नहीं बताया जाता है, ये चीज जान लीजिए। मान लीजिए अडानी और ये टाटा, अडानी है चाहे अंबानी है, दोनों है, अंबानी है, अडानी या अंबानी। अडानी मान लीजिए मोदी जी को दिए इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब चंदा या फंडिंग मोदी जी को किए। अंबानी जो है राहुल गांधी को किए। जीत किसकी हो गई, मोदी जी को हो गई। अब मान लीजिए अब ओपन हो गया कि किन किन लोगों ने राहुल गांधी को पैसा दिया, फंडिंग किया है चुनाव लड़ने के लिए। अब मोदी जी को जब पता चलेगा कि अंबानी साहब आपने राहुल गांधी को पैसा दे दिया, अच्छा बताते हैं। अभी क्या करेंगे, इनके बिजनेस में क्या करेंगे, अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपने पॉलिटिकल पावर का यूज करेंगे और इनके बिजनेस को क्रैक करने का प्रयास, इनके बिजनेस को मतलब ऐसे पॉलिसीज लाएंगे जिनसे इनका बिजनेस क्या हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको ओपन नहीं किया जाता। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक और मुद्दा फैला हुआ है, आप देखेंगे वर्तमान समय में मणिपुर में पुलिस ने ही जो जनता है मणिपुर की जनता ने क्या कर लिया, 700 पुलिस वालों का हथियार ही छीन लिया। हथियार क्या कर दिया, छीन लिया। जो मणिपुर की जनता है वहां के 700 पुलिस वालों का हथियार छीन लिया। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर पब्लिक ने अगर 700 पुलिस वालों का हथियार जो उनका हथियार होता है वो छीन ले, फिर सोचिए नजारा क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, दो चीजें होती है, एक डेमोक्रेटिक होता है, एक मोबोक्रेटिक होता है। मोबोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी होता है, एक मोबोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी होता है, एक मोबोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी ये जनता का होता है, जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है। मतलब जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाता है, मतलब शासन चलाया जाता है। लेकिन मोबोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे मोबोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे पुलिस पे भी ट्रस्ट नहीं होती है, यहाँ पे सरकार पे भी ट्रस्ट नहीं होता है, यहाँ पे जुडिशरी पे भी नहीं ट्रस्ट होता है। मतलब लोगों का जो भरोसा है पुलिस से भी खत्म हो गया है, सरकार से भी खत्म हो गया है, और जुडिशरी न्यायिक प्रणाली से भी क्या हो गया, यहाँ पे लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो मणिपुर में ये घटना रही है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।